सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि वो सरकार जो गाहे बगाहे इसका विरोध करती रही या इसको नकारती रही, अब इस पर क्यों राजी हो? जाति जनगणना पर है, उस पर अगर हम बात करें, आपने अभी क्रेडिट वाली सवाल पूछी कि कौन क्या करना चाहता है, तो अब क्रेडिट का तो एक ही बोलते ना कि गांव बसा नहीं डकैत पहले से तैयार है। जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर गणना हो गई तो आप कह रहे हैं कि अभी क्यों कर दिया, जल्दी क्या कर दिया? तो ये सारे प्रश्न देश में चलते रहेंगे। अपोजिट कैरेक्टर का पैरेलली लेके आया इसको कवर अप करने के लिए। गवर्नमेंट जानते हैं ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का गलती है, उनका नेग्लिजेंस है, जो भी है, इसको कवर अप करने के लिए इतना बड़ा जाति गणना का एक मुद्दे लेके आया, कैबिनेट अप्रूव किया कि देश भूल जाए। जातिगत जनगणना हो जाएगी और जिस तरह से तेजस्वी खुश हो रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी खुश हो रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश जी खुश हो रहे हैं, परिवर्तन क्या होना है? क्या समण बीजेपी को वोट देना बंद कर देगा? सबसे ज्यादा विवाद उठता रहा है क्रीमी लेयर का कि जिनको लाभ मिल गया वही लाभ लेते चलेंगे, तो इस आरक्षण व्यवस्था के कोई मानी नहीं है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, जाति जनगणना ये एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ चुनावों से लगातार हम आप सुनते चले आ रहे थे। इसको लेकर विपक्ष की अपनी मांग थी, सत्ता पक्ष के अपने तर्क थे, लेकिन अब एक ऐसा फैसला आया जिस पर बहुत सारे सवाल भी उठने लगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसका स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद सवालों की एक और लंबी लिस्ट भी सामने रख दी गई। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार ने एक तरीके से यू टर्न ले लिया। अभी तक जो मोदी सरकार ये कहती थी कि जाति जनगणना से बटेंगे तो कटेंगे वाली स्थिति बनेगी, अब वो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई है। कैबिनेट ने इस फैसले पर मंजूरी दे दी है। अब विपक्ष के सवाल ये है कि आखिर ये कब होगा। विपक्ष इस पर टाइमलाइन मांग रही है। टाइमलाइन सरकार की तरफ से जब दी जाएगी तब दी जाएगी, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कई सारे सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि वो सरकार जो गाहे बगाहे इसका विरोध करती रही या इसको नकारती रही, अब इस पर क्यों राजी हो गई। और वो भी तब जिस वक्त देश का तापमान पहलगाम हमले को लेकर बढ़ा हुआ है। उससे भी जोड़ा जा रहा है क्या इससे भी कुछ राजनीतिक संबंध हो सकते हैं या इसके जरिए कुछ और करने की कोशिश हो रही है। एक बात, दूसरी बात, जाति जनगणना की जब बात हो रही है और जब ये जाति जनगणना होकर आएगी उसके बाद का परिदृश्य क्या होगा, इसको लेकर अभी से एक विचार विमर्श शुरू हो गया है। तमाम तरह की बातें निकल कर आने लगी हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के अंदर क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। तो ये जाति जनगणना का जो मुद्दा है, ये जो जिन अब निकल कर आ गया है, इसके क्या असर होंगे, क्यों होगा, और सबसे बड़ी बात कि आखिर बीजेपी ने अपना स्टैंड इस पर क्यों बदला, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रीमा शर्मा जी मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राजकिशोर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अवधेश सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का बीजेपी का स्टैंड लगभग साफ रहा है, हर बार जिस तरह के तर्क दिए जाते रहे, लेकिन अब ये जो अचानक एक फैसला आ जाता है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा यू टर्न क्यों। और अगर समर्थकों में ही देखें, सोशल मीडिया पर जाकर देखें, तो वो भी चौंकते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, इसके सियासी मायने क्या हैं? देखिए, ये बदलाव एक बने बनाए वातावरण के कारण लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरंभ में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही था कि जाति जनगणना देश में व्यवहारिक नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका थी जाति जनगणना के लिए, उसमें भी सरकार ने यही कहा था। और उसकी पृष्ठभूमि थी कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जाति सर्वेक्षण यूपीए सरकार के दौरान हुई थी, जो यूपीए सरकार के अंदर स्वयं मतभेद था और प्रणब मुखर्जी मांग के बावजूद गृह मंत्री उसके लिए तैयार नहीं थे। फिर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से कराना तय हुआ कि सेंसस कमिश्नर से नहीं करा सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उसको कराया, यूपीए सरकार जारी नहीं कर सकी। नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद 2017 में ये तय किया कि इस रिपोर्ट को हम जारी करेंगे और गृह मंत्री ने बाजाप्ता 2018 के आरंभ में इस पर राजनाथ सिंह जी ने बयान दे दिया, अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। लेकिन जब उसको जारी करने के लिए अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसका दिमाग चकरा गया। इतनी अशुद्धियाँ थी, एक जाति किसी कहीं पिछड़े में है, एक अगड़े में है, एक दलित में है, एक ही जाति का एक नाम यहाँ है, दूसरी उसी राज्य में दूसरा है। तो मोटा मोटी उस समय तक आंकड़े थे कि 46 लाख जाति और गोत्र आ गए थे। तो हाथ उठा लिया कि भैया इसको जारी करना संभव नहीं है। लेकिन उसी समय एक और राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जब भी अगली जनगणना होगी हम जाति गणना करा लेंगे। तो दो पृष्ठभूमि है। भारतीय जनता पार्टी उस रिपोर्ट को भी जारी करना चाहती थी, जाति जनगणना भी कराना चाहती थी, लेकिन उस रिपोर्ट के अनुभव के कारण स्टैंड बदल गया उसके बाद से।
लेकिन पिछले साल अगस्त में मोटा मोटी ये लगने लगा था कि जाति गणना कराएंगे। मैंने आर्टिकल भी लिखा था जब गृह मंत्री ने बयान दिया था, जब पूछा गया था कि क्या जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उसका उत्तर जब जनगणना शुरू होगी तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने टाला नहीं। तीसरी बात है कि जाति जनगणना कराना है नहीं कराना है, इसको लेकर सार्वजनिक रूप से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने नहीं कहा कि हम इसको कराने नहीं जा रहे हैं। अगर जब से हंगामा शुरू आप देखेंगे तो पिछले साल लगभग तय हो गया था और कोई घोषणा अचानक नहीं होती। आज ने कल आपको जनगणना कराना है तो उसका अब ये तो कह सकते हैं कि पहलगाम के बीच में जब पूरा देश ये कार्रवाई की मांग कर रहा है, सरकार के अंदर भी जो कूटनीतिक कदम है पाकिस्तान को घेरने के उठाए जा रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, सारे कैबिनेट की प्रमुख कमेटियों की मीटिंग हो रही है, चारों तरफ जो है सेना को खुली छूट के, इस बीच में ऐसा क्यों हो गया होगा? तो ये एक सवाल उभरता है और इसके कारण थोड़ा विमर्श आया है, लेकिन कोई निर्णय करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने उसके कारण कोई कार्यक्रम तो छोड़ा नहीं है। वेब सम्मेलन का उद्घाटन किया, कल विजागा वहाँ जो है इतने बड़े सी पोर्ट का उद्घाटन किया है, और उस बीच में वो मधुबनी सभा भी करने गए हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार की गतिविधियां अपने आप चलती रहेगी। दुनिया को ये भी संदेश नहीं जाए कि हमले के कारण जो निर्दोष निरपराध हिंदू मारे गए उसके कारण देश में क्षोभ है, लोगों की व्यथा भी है, पीड़ा भी है, और उसका ऐसा प्रतिकार निर्णायक हो कि पाकिस्तान दोबारा न करे, ये संदेश और इस पर काम करते हुए भी सरकार के काम नहीं रुके हुए हैं। अच्छा, अब जो लोग कह रहे थे जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, अगर गणना हो गई तो आप कह रहे हैं कि अभी क्यों कर दिया, जल्दी क्या कर दिया। तो ये सारे प्रश्न देश में चलते रहेंगे। समस्या यह है कि विपक्ष के जिन नेताओं ने जाति जनगणना कराए उनके सामने अभी तक लक्ष्य नहीं था कि वो क्यों कराना चाहते हैं। राहुल गांधी जी माओवादियों की तरह संपत्ति सर्वे कराएंगे, जिसकी है उसकी हिस्सेदारी देंगे। देश ने जो मंडल, आप देखिए इस देश में जब भी जाति की बात हुई है तो उसके पीछे एक बहुत ही संकुचित पॉलिटिक्स रहा है। मोरारजी भाई की सरकार तो तैयार नहीं थी, 79 में मंडल कमीशन बना तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी। 80 में रिपोर्ट आ गई, उसको जारी नहीं किया गया, उसके पहले उस पर भी पॉलिटिक्स थी। जब केंद्र में बीपी सिंह थे, जब उसको लागू किया मंडल कमीशन तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी। और जो देश ने भुगता है तो इसके सदुपयोग दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस देश में जाति जितना बड़ा मुद्दा है उसमें इसके खतरे भी हैं। तो सरकार को पहले इसका पूर्वोपाय करना है कि इसके जो रिपरकशंस होंगे, क्या मंडल पार्ट 2 होगा जिस ढंग से विपक्ष उठा रहा है, समाज में इसके आंकड़े के बाद जो होगा उससे निपटना, देश के सामाजिक सद्भाव को कायम रखना, और उसका राजनीतिक दुरुपयोग की जगह जो अगर वाकई समाज के वंचितों और वैसे लोगों का आंकड़ा लेके उनके जन कल्याण करना है, उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। लास्ट, जब प्रधानमंत्री की संघ के सरसंघ चालक, शायद पीएमओ में पहली बार कोई सरसंघ चालक गए थे, जब वो मोहन भागवत जी वहाँ गए थे तो कई चीज़ों पर चर्चा थी। मुझे लगता है इस विषय पर भी चर्चा हुई होगी, और प्राइम मिनिस्टर और भी ऐसे संगठनों से जो देश में सामाजिक एकता, सद्भाव, सांस्कृतिक एकता के लिए काम करते हैं, उससे भी बात करेंगे कि आगे हम जो ये होगा, कुछ होगा तो कैसे आगे उसको संभाला जाएगा कि देश में उथल पुथल नहीं हो। तो जिस ढंग से अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण पर, जातियों को लेकर के अभी तक एक मैच्योरिटी दिखाई है, उसको रेशनल माने उसको तार्किक बनाया है ईडब्ल्यूसी को दे करके, और तो उस ढंग से उम्मीद करनी चाहिए कि इसका चाहे विपक्ष या कोई जितना हो, इसका वो असर नहीं होगा जो मंडल आयोग का मंडल के कमीशन लागू करने के बाद या उसका हुआ है देश में। रीमा जी, अभी तो सरकार ने फैसला किया है, अभी एक टाइमलाइन बनेगी, होगा कब शुरू होगा, क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन राहुल गांधी और खास करके विपक्ष सब में, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सब में एक लड़ाई शुरू हो गई क्रेडिट लेने की कि भाई हमारी कोशिश थी। कांग्रेस ऑफिस में पोस्टर लग गए, आरजेडी ऑफिस में पोस्टर लग गए। उन्होंने विमर्श को और आगे बढ़ा दिया राहुल गांधी ने कि भाई अब तो ये पहला स्टेप नहीं, ये तो पहला स्टेप हो गया, अब तो अगला स्टेप ये होगा कि हम आरक्षण की सीमा जो है वो 70 से 80%, 80 से 90% तक लेकर जाएंगे। ये एक अलग तरीके की लड़ाई शुरू हो जाएगी इसके बाद। नहीं, एक तो बात कहूँ मैं इसमें, ये तीनों जो यंग यूथ नेता के बारे में नाम बोले, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी, ये लोग लास्ट 1 ईयर से मुखर हुआ है मुझे जो स्टडी है। लेकिन ये राहुल गांधी ने तो अपना पार्टी में भी वो लड़ाई किया खाली ये जनगणना के लिए, जाति जनगणना के लिए,
उसका तो क्लियर था, वो चाहते थे। और पार्टी अपना पार्टी में भी वो कोई एक मीटिंग में एक बार एडमिट भी किया है, मेरा पार्टी कांग्रेस ने भी बहुत भूल हुआ है। सो अभी कांग्रेस का अंदर भी जो उसने लड़ाई किया है, उसका स्टेटमेंट में वो बहुत सीनियर नेता चुप था उसने। लेकिन ये जो क्रेडिट लेने का चक्कर है, ये क्रेडिट लेने का एक्चुअली हम लोग बोलूँ तो ये गलत होगा। ये तीनों का सुर ट्यून एक ही था क्योंकि तेजस्वी यादव का तो उसका पिताजी लालू प्रसाद यादव ने तो पहले से भी किया था। हम लोग 1996 में या 97 में मैं हाउस में थी उस टाइम, तब हम लोग खुद ही देखा शरद यादव सब ने एक ही मांग किया था। अब तब बीजेपी ने अपोज किया था, ये हम लोग सब जानते हैं। और बीजेपी ने कहाँ अपोज किया सब ने जानते हैं। लेकिन आरक्षण का बारे में वो तो सेकंड स्टेप है, बात है, ये बहुत जल्दी होगा। ये कितना परसेंटेज होगा, अभी गवर्नमेंट कितना परसेंटेज के बारे में सहमति लाए, उसके बाद आई थिंक गवर्नमेंट को एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि अपोजिशन का ये मांग था, ज़बरदस्त मांग था, ये कोई ना नहीं कर सकता है। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने, एक बात है, गवर्नमेंट ने अपोजिशन का खाली ये मुद्दा नहीं और एक दो मुद्दा उन लोग ने एक्सेप्ट किया। और ये बहुत बड़ी बात है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि गवर्नमेंट ने अपोजिशन का जो सही बात है उसको वेलकम किया और एक्सेप्ट किया। इस नज़र हम लोग पॉजिटिव नज़र से अगर देखें, गवर्नमेंट अच्छा है, अच्छा क्या है, अपोजिशन का एक मुद्दे को एक्सेप्ट किया और कैबिनेट में जगह दिया। लेकिन टाइमिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। पहलगाम में जो एक इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुआ है, पूरा देश शेकिंग है, उस टाइम किसका सूट हुआ है? इंटेलिजेंस का कहाँ फेलियर हुआ? सिक्योरिटी का वो डेजिग्नेटेड टूरिस्ट स्पॉट था, वहीं पे कैसे ये सूट हो सकता है? ये मुद्दे को ये मेरी ओपिनियन कवर अप करने के लिए ऐसा एक इशू लेके आए ज़बरदस्त, मतलब पॉजिटिव, ये एक निगेटिव इंसिडेंट है पहलगाम वाला, और ये एक पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव ही बोलूँगी, जाति जनगणना ये बहुत एक कलम होगा सर्वे में जो बहुत ही अच्छा होगा सामाजिक न्याय के लिए। मुझे लगा ये एक अपोजिट कैरेक्टर का पैरेलली लेके आया इसको कवर अप करने के लिए। गवर्नमेंट जानते हैं ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का गलती है, उनका नेग्लिजेंस है, जो भी है, इसको कवर अप करने के लिए इतना बड़ा जाति गणना का एक मुद्दे लेके आया, कैबिनेट अप्रूव दिया कि देश भूल जाए, पहलगाम का वो भूल जाए। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रही हैं कि मुद्दा एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन राजकिशोर सर, पहले एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे है, 400 पार का नारा था, 240 पर आकर आप टिक गए, उसके बाद बीजेपी को अपनी सोच इस दिशा में आगे बढ़ानी पड़ी, वो जो हिंदुत्व का एक अम्ब्रेला लेकर और उसके अंदर सबको एक साथ जोड़कर हम चल रहे थे, क्या उसमें बात बनती नहीं दिखी जब 240 पर रुक गए, उसके बाद इस सोच को आगे बढ़ाया गया? शायद इसका असर होगा, मतलब माना जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन अभी दो बातें बहुत प्रमुखता से कही गई कि पहलगाम की घटना को पीछे छोड़ने के लिए और वो करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं कहूँगा, पहलगाम में आतंकवादी धर्म पूछ रहे थे, सरकार हमसे पूछेगी आपकी जाति क्या है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बता दूं, जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत आलोचक हूं, कतई इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन राजनीति में जो शासन में होता है उसको फैसले लेने पड़ते हैं लोकशाही के हिसाब से, लोकतंत्र में किस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं। अब मोदी सरकार ने की टाइमिंग पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब टाइमिंग पे इस पे भी आप सवाल उठा सकते हैं। कल वेव्स का उन्होंने उद्घाटन किया है, टाइमिंग्स पे आप इस पे भी सवाल उठा सकते हैं कि उन्होंने केरला में पोर्ट में किया है। अरे 140 करोड़ का देश है, वो देश क्या अपना काम करना बंद कर देगा? घटना निश्चित तौर पर हुई है, बहुत हृदय विदारक घटना हुई है, उस पर चूक किसकी हुई है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, लेकिन उससे काम नहीं रुकेंगे। लेकिन हम चूंकि जाति जनगणना पर हैं, उस पर अगर हम बात करें, आपने अभी एक क्रेडिट वाली सवाल पूछी कि कौन क्या करना चाहता है, तो अब क्रेडिट का तो ये कि बोलते ना कि गांव बसा नहीं, डकैत पहले से तैयार हैं। तो अभी किस तरीके से जाति जनगणना होगी, भले ही वीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन लागू किया और एक बड़ा कदम उठाया, वो अक्सर कहते रहते थे कि
भले ही मेरी टांग टूट गई हो लेकिन मैंने गोल तो कर दिया, ये ठीक है। लेकिन अब इसमें किसकी टांग टूटेगी ये देखने वाली बात है। विपक्ष अगर इसका क्रेडिट ले रहा है, क्योंकि देखिए 46 लाख से ज्यादा जातियां और गोत्र आ गए थे जिस समय जनगणना हुई थी। अब उसके बाद अब किस तरीके से सरकार इसको करने जा रही है, और एक सबसे बड़ा सवाल है और जिसको लेकर थोड़ी जानकारी भी है जो साझा करना चाहूंगा आपके साथ में, कि इसमें अभी तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमानों के बीच में भी जाति जनगणना शुरू होगी उस पर फिर क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने क्या किया कि वहां पर करीब 75 से ज्यादा जो फिरके जातियां जो भी कहा जाए मुसलमानों की, उनको उन्होंने ओबीसी आरक्षण में डाल दिया पश्चिम बंगाल में, जबकि ना कोई डेटा था ना कुछ था। अब आज की तारीख में जब ये जनगणना होगी उसमें पूछा जाएगा आप कौन है क्या है, तो उसके बाद ये आंकड़ा होगा, तो शायद उस हिसाब से राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी नीतियां बनाने में मदद मिले। अब चूंकि जनगणना हो रही है तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से छिद्रान्वेषण होना चाहिए, बटन होल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब व्यक्तिगत मत का कोई मतलब नहीं, ये सच है, अभी हो चुका है फैसला। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जो है अपने जो उनके जो समर्थक रहे हैं, खासतौर से जो उनकी आईटी चल रही है, उनको उन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। जैसे वो किसान आंदोलन के समय खालिस्तान खालिस्तान कर रहे थे, उसके बाद वो बोले मास्टर स्ट्रोक। अब इसमें तो बेचारे मास्टर स्ट्रोक भी नहीं बोल पा रहे हैं। दिक्कत ये है, अब होता क्या है कि जो सत्ता में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो ये देखता है कि मौजूदा परिस्थितियां क्या है और उस हिसाब से वो फैसला लेता है। देखिए, ये फैसला राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव के मद्देनजर भी इसको लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बिहार का चुनाव ही इसके लिए एक कारक नहीं है। बिहार में इसका निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसके बाद आप देखिए, राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो ये तो तय है कि कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, जिनको अभी रीमा जी ने युवा नेता बताया, तो मैं भी युवा हूं, उनसे युवा हूं मैं, भले ही मेरी दाढ़ी सफेद हो गई हो लेकिन उनसे युवा हूं मैं जी। तो खैर, मतलब जब अब ये युवा नेता, आप सोचिए किस तरीके की विषैली राजनीति कर रहे हैं। मैं विषैली राजनीति कह रहा हूं। देश को जब आगे ले जाना था तो उस समय वो पीछे की ओर धकेल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये फैसला अब लिया जा रहा है तो नीतियां बने, आगे क्रियान्वयन हो, अच्छा है, लेकिन कुल मिला के कोई नई सोच नहीं है। मतलब अब ये तो आज की तारीख में बताना पड़ेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, वो लोग ज्यादा मॉडर्न थे कि राहुल गांधी आज की तारीख में ज्यादा मॉडर्न है। और निश्चित तौर पे फैसला तो मोदी सरकार ने लिया है। तो मोदी सरकार जो अब तक इसको कहती चली आ रही थी, अब अगर इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे तो ये हास्यास्पद होगा। और मुझे लगता है कि ये ठीक है, लोकशाही में निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं की जीत होती है, तो ये वो जीत है, लेकिन मुझे ये देश के लिए बहुत उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है आदर्श जी। ठीक है, देखिए देश के लिए उचित दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनुराग सर, राजकिशोर सर कह रहे हैं देश के लिए उचित नहीं है, तो आखिर ऐसा कौन सा दबाव आ गया बीजेपी के ऊपर? वो बीजेपी या वो केंद्र सरकार जो हर मुद्दे पर अपने आप को मजबूत दिखाती रही, मजबूती के साथ खड़ी दिखती रही, क्या विपक्ष या लोकसभा के परिणाम या आने वाले विधानसभा चुनाव से वाकई जोड़ सकते हैं? क्योंकि बिहार में देखिए मुझे बहुत फायदा इसका दिखता नहीं। हाँ, जो दल वहां मांग कर रहे थे वो मजबूत जरूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जब तक इस पर काम शुरू होगा, काम खत्म होगा, तब तक शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव भी निकल चुका होगा। तो उस लिहाज से फायदा थोड़ा बहुत मिल जरूर सकता है, लेकिन केवल उसी के मद्देनजर हो रहा है ये कहना। और दूसरा, दबाव में क्यों आ गई सरकार, जब खुद उन्हीं के लोग इतना स्तब्ध हैं, जिस तरीके से खुद राजकिशोर जी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप जाइए तो सारी तस्वीर साफ हो जाती है। देखिए आदर्श, सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इस मुद्दे पे अगर मैं देखा जाए तो आप अगर टीवी चैनल देख रहे हो, चाहे प्रवक्ता हो चाहे पत्रकार हो, सब कंफ्यूज हैं और हर आदमी इस सरकार के निर्णय को उस तरीके से देख रहा है जहाँ पे वो खड़ा है। अगर आप सवर्ण हैं तो आपको ये एक बहुत ही बुरा कदम, एक मतलब ये प्राणघातक कदम दिख रहा है। अगर आप पिछड़ी जाति से आते हो तो आपको लग रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैं जातिगत जनगणना के एकदम भी फेवर में नहीं हूं। आप पिछले 20 साल 25 साल से नहीं हूं, कभी भी नहीं थे। और जितने भी विजनरी नेता इस देश में रहे हैं वो कभी भी जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं रहे हैं। अंग्रेज़ों का विरोध इसी कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता होते थे उन्होंने भी किया। तो
जातिगत जनगणना के फेवर में कोई भी विजनरी व्यक्ति नहीं हो सकता है। और बीजेपी ने हमेशा यह परिचय दिया था कि वो विजनरी लीडरशिप, विजनरी एक पार्टी है, इस वजह से उसका विरोध कर रही थी। मैं अगर ये बात करूं कि जहां जिस तरह से हम एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, एक विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, और हम वही जाके जातिगत जनगणना कर रहे हैं, तो वो दोनों मैच नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी और जिस तरह से तेजस्वी खुश हो रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी खुश हो रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश जी खुश हो रहे हैं, परिवर्तन क्या होना है? क्या समण बीजेपी को वोट देना बंद कर देगा? क्या वो वोटर जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट देता था वो क्या वापस आ जाएगा? या जो पिछड़ी जाति, या मतलब कांग्रेस का तो वोटर सभी था, क्या जातिगत जनगणना के बाद वो कांग्रेस को वोट देने लगेगा, राहुल गांधी को अपना नेता मान लेगा? क्या अखिलेश यादव को सारी पिछड़ी जातियां वोट देने लगेंगी? क्या तेजस्वी को सारी पिछड़ी जाति, जो इन दोनों का क्या मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा क्या कोई तीसरी पार्टी इनको वोट देने आएगी? कोई परिवर्तन नहीं होता दिख रहा है। और जो जातिगत राजनीति, जो जाति की राजनीति का अगर आप इतिहास देखें, उसका सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला रही है वो मायावती जी रही हैं, जिन्होंने जाति की राजनीति करी। जाति की राजनीति करने का उन्होंने पहले दलित राजनीति करी, दलित के बाद वो एक जाति पे, जाटों पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि बाकी जो जातियां थी वो उनसे, जो दलित में ही जो बाकी जातियां थी वो उनसे हट गई, आज वो राजनीति के हाशिए पे आ गई। तो जातिगत जनगणना का नतीजा क्या निकला है इस देश में, वो अगर लोग इन नेताओं के हश्र देख लें, इनकी जो जहां पहुंच गए हैं वो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस पे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, ये मेरे समझ के तो बाहर है। इसका क्रियान्वयन की शैली क्या होगी, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? जैसे सरकार ने ये तो घोषणा कर दी 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, वो तो अभी तक किसी को नहीं पता है। इसमें भी क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता है। एक बात देखी जा सकती है कि अगर जैसा हम लोग आज विजुलाइज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जैसा हम आज विजुलाइज कर रहे हैं, मैं विजुलाइजेशन पे जोर दे रहा हूं, उस तरह से अगर हुआ तो बीजेपी को फायदा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी क्या अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी? नंबर 2, मैं ऐसा मानता हूं कि जातिगत जनगणना की घोषणा करके बिहार के चुनाव पे इसका कोई असर नहीं है। 1% भी मुझे नहीं लगता कि इसके डर से उन्होंने किया, जो तेजस्वी और उसका कोई मतलब नहीं है। वो उनकी अपनी राजनीतिक समझ है और अपनी राजनीतिक पोजीशनिंग है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव के में दबाव में हमने ला दिया। ये दबाव कुछ नहीं है, इसके पीछे निश्चित रूप से ऐसी चीज है जो अभी हम विश्लेषण करने की स्थिति में शायद नहीं है। जो मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो खतरा दिख रहा है वो सिर्फ एक, अगर जैसा, वही मैंने कहा, जैसा हम विजुलाइज कर रहे हैं वैसा अगर चला तो क्या प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन, जैसे आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय टीवी चैनलों पर बैठ के बोल रहे हैं, खुद राहुल गांधी ने बात उठाई, अगर उस दिशा में हम जाते हैं तब थोड़ा सा खतरा हो सकता है। अदरवाइज ये वही चूचू का मुरब्बा निकलेगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। ठीक है, भले ही अभी चूचू का मुरब्बा लग रहा है, लेकिन जयदीप सर, दो तरह, एक तो चलिए चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, दूसरा अगर पहलगाम के हिसाब से देखें तो ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है, अभी पहलगाम हमले पर देश का तापमान बढ़ा हुआ है, सरकार क्या करेगी उसके बीच में एक बड़ा फैसला लेना था, वो ले लिया ताकि उस पर बात 2-4 दिन होकर रह जाए, फिर पहलगाम पर जब आगे बढ़ेंगे तो वो पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा एक तरह। दूसरा 27-28 तक परिसीमन आपको करना है, परिसीमन के पहले जनगणना करनी है। जनगणना करने के लिए जब आपकी टीम जाएगी और वो अगर जाति नहीं पूछेगी तो यही विपक्ष उस वक्त उसी जनता के पास जाके कहेगा कि भाई हम, इन्होंने नहीं की लेकिन हम करेंगे और हम तो कह रहे थे। तो वो वाली परिस्थिति से बचने का भी एक रास्ता यहाँ पर निकाला। देखिए आदर्श, सभी विद्वान पत्रकार साथियों द्वारा बहुत सारी बातें आ गई हैं और बहुत सारे तथ्य भी सामने आ गए हैं, इसलिए मैं पहले दिनकर जी को पढ़कर शुरू करना चाहूँगा, है ना। जब अर्जुन और कर्ण के द्वंद्व की बात सामने आई थी तब वो कहा गया था कि क्षत्रिय है या राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, मतलब अर्जुन जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला,
कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं है जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र मैं केवल ये, लेकिन पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। मतलब एकलव्य। जाति व्यवस्था भारत में पुरानी तो है नहीं, लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो अंग्रेज तो क्या है कि जो जमीन पे है वो कागज पे भी होना चाहिए। उस व्यवस्था को मानने वाले लोग थे कि यार ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है बड़ी ही पेचीदगियों से भरी है, पता तो करें ये है क्या। तो 1881 में शुरू हुई और 1931 में ख़त्म भी हो गई। अब 51-52 में कुछ सोच के ही तय किया गया होगा ना कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के, और जिस तरह की संविधान सभा में बहसें हुई और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तब 10 साल के प्रावधान का व्यवस्था कर चुके थे। मतलब वो सारी अगर हम सुने, बहुत लंबी बहस है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको फिर से पिटारे से निकाला गया है तो इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। सबसे पहले उद्देश्य की बात समझनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि वो भारत पर शासन करना चाहते, तो शासन करते वक्त जिस पर शासन कर रहे हैं, और वो अंग्रेज उसी व्यवस्था से आते हैं कि कुछ भी हवा में नहीं होता। यहां तो सबको पता है, जैसे वो कहते थे ना यार ये इतना बड़ा महाकुंभ लगता, लाखों करोड़ों कैसे आते हैं? बोले साहब 5 पैसे के पंचांग से आते हैं। वो हमारी परंपरा व्यवस्था थी। हम वैसे भी वाचिक परंपरा के लोग हैं, लिखने दस्तावेजीकरण में ज्यादा रुचि रखते नहीं है। जो थे वो तो नालंदा तक्षशिला में सब जल गए। तो उन्होंने कहा यार पता तो करें कितनी जातियां हैं। अब 79 में जो मंडल आयोग बना है, बीपी मंडल साहब जो मुख्यमंत्री भी थे बिहार के, वो मंडल आयोग ने भी जो सिफारिशें दी वो 31 की जो आखिरी डेटा उपलब्ध था उससे दी। अब इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि उसको लेकर देश में इतनी राजनीति चली, चाहे मायावती खड़ी हो गई, चाहे जितने भी लोग खड़े हुए, चाहे कांशीराम से, लेकिन 31 का जो भारत था, अविभाजित भारत था, आज़ादी के पहले का भारत था, उसके वैसे ही 2 हिस्से हो गए अलग। दोनों हिस्से अलग में कौन सी जातियां कहाँ चली गई, उसके बाद की आबादी और आज की आबादी में इतना बड़ा अंतर है, और उसके आधार पर जो 1990 में लागू हुआ उसको लेकर बवाल चलता रहा। तो इसलिए मैं उद्देश्य पे आया था कि अगर उद्देश्य है कि यार हमको 31 से अभी तक एक्चुअली पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में कितनी जाति के कितने लोग हैं, और उसके आधार पर हम सामाजिक समरसता बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो सबसे ज्यादा विवाद उठता रहा है क्रीमी लेयर का, कि जिनको लाभ मिल गया वही लाभ लेते चलेंगे, तो इस आरक्षण व्यवस्था के कोई मान ही नहीं है। क्योंकि अगर डीएम का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, या चीफ सेक्रेटरी के पद पर व्यक्ति पहुंच गया और उसका बेटा भी लाभ ले रहा है, तो इस व्यवस्था खोखली है। हम खुद जानते हैं कि पाखंड है, लेकिन बवाल बच जाता है, वोट बैंक कट जाता है, आंदोलन हो जाते हैं, आत्मदाह हो जाते हैं, आग लग जाती है, तो कोई बर्रे के छत्ते में हाथ ही नहीं डालता। अगर तो ये 2 उद्देश्य कि पता तो चले भाई अंग्रेज पता करके गए और हम उसी कागज के आधार पर अपनी जाति व्यवस्था को मान रहे हैं। व्यक्ति को, हर एक को खुद को मालूम है, वोट देने भी वो उसी आधार पे जा रहा है, कागज पे नहीं है। तो अगर आप कागज पे लाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इतना लाभ देने के बाद जिनको लाभ मिल चुका उन पर, जैसे ही आप कहेंगे जिनको लाभ मिल चुका उनको हटा देंगे, तो फिर बवाल शुरू हो जाएगा। वो तो फिर घूम कर आप वहीं आ जाएंगे। वो उद्देश्य तो ठीक है। उद्देश्य अगर ये था कि पहलगाम हमले के बीच जो हमको बदला लेने की बात लगातार हो रही थी, उससे थोड़ा सा ध्यान भटकाने की आवश्यकता और कैबिनेट की बैठक करके वो कर दिया गया, तो ये एक और अलग उद्देश्य हो सकता है। चुनाव जीतना इसलिए उद्देश्य नहीं हो सकता क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी मानती रही कि अब तो जाति केवल गरीब, युवा, महिला और किसान है। ये प्रधानमंत्री खुद मंच से कहते रहे हैं कि भारत में केवल 4 जातियां और हम इन्हीं 4 जातियों को मानते हैं, इसके अलावा हम किसी जाति को मानते नहीं है। वही एकदम से कैबिनेट बैठक करके आगे फैसला लेते कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, और उसको अगर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी पाकिस्तान में थी और हो गई विपक्ष पर, तो उसके गूढ़ निहितार्थ हमको समझने पड़ेंगे। अब लोगों को लग रहा था कि संघ प्रमुख पहली बार अगर गए भी हैं प्रधानमंत्री आवास मिलने के लिए तो वो पहलगाम हमले के सिलसिले में गए। बाद में पता लगा कि शायद जाति को किसके लिए गए, ये तो अंदर की खबर सीधे बाहर कभी आएगी नहीं। लेकिन ये सब रणनीतिक कदम होते हैं। अगर हमको फिर से जाति की वो दीवारें जो अब तक ढह जानी चाहिए थी आधुनिक हिंदुस्तान में, उन दीवारों को सीमेंट गारा लगाकर मजबूत करने के लिए ये जातिगत जनगणना करनी है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो तो लोहे के सरिये भी लगाने की बात हो रही है ना। अब तो लोहे के सरिये, उसमें और लेंटर डालकर मजबूत बीम कॉलम चढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं।
तो हम जाति व्यवस्था की इन दीवारों को फिर तो कर्ण का क्षोभ ठीक है, बिल्कुल भाई मेरे भुजदंड ही मेरी जाति है, मेरा काम ही मेरी जाति, और काम से ही जाति तय होने की बात रही भी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसको अगर विषय परिवर्तन के लिए, ध्यान भटकाने के लिए और आगे की जो रणनीतिक चालें होंगी पाकिस्तान के खिलाफ या इस हमले का बदला लेने के लिए, उसके लिए किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। हमने सबने देखा है कि उड़ी के बाद जो हमने हमला किया उसमें सब सामान्य रहने की कोशिश कर रहे थे, पार्टियां अटेंड कर रहे थे, चीफ ऑफ जो आर्मी थे उनसे लेकर प्रधानमंत्री तक अलग अलग कार्यक्रमों में जानबूझकर व्यस्त थे। ये रणनीति होती है, और ये भी हम मानते हैं कि ऐसा हम कभी हो नहीं सकता नीजर कि हम वो हमला कर दें, तुरंत कर दें। पुलवामा का भी जब हमने बदला लिया था बालाकोट करके, तो तुरंत नहीं हुआ था। तो अगर ये रणनीतिक उद्देश्य है और सोच है, तो शायद ऐसा तीर लेकिन कमान से अनजाने में निकाल लिया गया है, जो अब कभी पलट कर भी आ जाएगा तो कोई वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तीर ऐसा था जो कमान में था, तब तक इस पे चर्चा हो रही थी, तब तक ठीक है। ये राम मंदिर जैसा मामला नहीं है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तो जातिगत जनगणना की तारीख भी बतानी पड़ेगी और उसको अमल में भी लाना पड़ेगा, और उसका आप जो डेटा आएगा उसका क्या उपयोग करेंगे, क्योंकि सारा मंडल कमीशन तो 31 के डेटा पे बन गया। 31 वाला तो भारत ही नहीं बचा था 47 के बाद। ठीक है, देखिए मैं वही एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये गट फील है, मुझे नहीं पता कि क्या पाकिस्तान पे कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे भारत के विपक्ष को या आईटी सेल को कंफ्यूज करने की जगह ये पाकिस्तान को कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये मेरा एक अंदर से एक विचार है। एक तर्क हो सकता है, लेकिन मैं आ रहा हूं सर। बस मुझे ये लगता है कि दरअसल कुल मिला के देश की जो कार्य व्यवस्था है और जो नीतिगत फैसला है, इसको पहलगाम से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको मतलब मुझे लगता है बहुत ही अतार्किक है, और मतलब हम बहुत छोटा देख रहे हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए फैसला लेना है, तो वो सिर्फ जो है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना क्षोभ है, वो अलग तरीके से चीजें हो रही है। उस पर चर्चा जब आप करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन सिर्फ उससे जोड़ना उचित नहीं होगा। इसमें तो ये पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की जगह हम अपने भी समाज को भी नेस्तनाबूद कर रहे हैं। एक बार जल्दी से मैं दर्शकों के कमेंट्स पढ़ के बता देता हूं, जो दर्शक इसी मुद्दे पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। अमित कुमार पूछते हैं कि जाति अब वो पूछ रहे हैं जो बोलते थे कि बटोगे तो कटोगे। अनुज शर्मा का ये कहना है कि बीजेपी की यही पॉलिसी है, हमले के बाद हिंदू मुस्लिम करके देशभक्ति में लगा दिया, अब उससे ध्यान हटाने को जाति जनगणना का तीर चला दिया, ओवरऑल सारा खेल चुनाव का है। वहीं केएमएस लिखते हैं कि सुरक्षा चूक पर सवाल उठने लगे, उनको दबाने के लिए जाति जनगणना लाया गया, क्या जनता को मूर्ख समझते हैं। रवि कुमार लिखते हैं कि बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और नौशाद लिखते हैं कि पहलगाम मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए। तमाम अहम सवाल है जो दर्शकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अवधेश सर, लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। कहा जाता है कि भाई 2011 में भी एक जाति जनगणना हुई थी, तो वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो इसके लिए लगातार आप क्रेडिट ले रहे हैं, क्यों नहीं आंकड़े सामने लेकर आए? देखिए, उसमें हम उलझेंगे ना। देखिए, ये जाति जनगणना एक बहुत ही बड़ा कदम है। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि इसके बहुत बड़े जोखिम है देश के लिए, क्योंकि भारत के लोग धीरे धीरे जातीय भेद रहते हुए भी जातीय सीमाओं से निकाल कर धीरे धीरे, आप बिहार जैसे राज्य में भी आप जाएंगे ना, तो अब उस प्रकार के न जातीय संघर्ष है, न जातीय तनाव है। देश जातीय भेद से निकले। इस समय दुनिया की अनेक शक्तियां जो भारत में मांग उठी जाति जनगणना की, केवल इनके ही दिमाग की उपज नहीं, अलग अलग तरीकों से मायावी शक्तियां भारत को तोड़ने के लिए कि हिंदू समाज की एकता टूटे, भारत तभी कमजोर होगा, वो अलग अलग प्रकार से जातीय भेद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अगर उसमें पड़ेंगे, वो तो बेईमान लोग थे जिन्होंने जारी का हिम्मत नहीं किया जारी करने का। इससे बड़ा पाखंड क्या होगा? 2011 में आपने साहस नहीं किया, और मैं रीमा जी को भी बताना चाहूंगा, ऑन रिकॉर्ड 2011 में बीजेपी ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। उपनेता गोपीनाथ मुंडे का बयान था कि कांग्रेस को कराना चाहिए, क्यों नहीं करा रही है मंडल आयोग में। बिल्कुल रिकॉर्ड में है ये बातें। उस समय मंडल आयोग की मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड में बात है उस समय। मैं तो लोकसभा के मैं एक बयान दिया था आपको, यही कर मुझे देश जानता है, बगैर प्रमाण के मैं एक तथ्य नहीं बोल सकता हूं अपने जीवन में। हमारा जीवन इसमें गया, इसलिए वो मांग की थी उस समय, कांग्रेस उससे मुकरी थी, और तब जाकर जाति जनगणना नहीं हुआ था। ये देश को पता ही नहीं है। जब मंडल आयोग लागू हुआ तब बीजेपी उस सरकार में थी,
जब बीपी सिंह ने जब लागू किया था तो उस पर तो वापस नहीं ना लिया था। अयोध्या में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने वापस लिया था। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 27% तब बीजेपी उसमें शामिल थी, जनता पार्टी में ये शामिल थी। अरे भाई आपको नहीं, फिर मैं कर रहा हूं, आप टोक रहे हैं। वो नहीं, उस समय के वित्त मंत्री उसमें अरे भाई आप उस समय उस शिक्षा मंत्री ठाकुर प्रसाद सिंह थे, मैं बिहार का आदमी हूं, वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्रा थे, किसी ने त्याग पत्र थोड़े दिया था उस पर। देखिए ऐसा है कि इस पर राजनीति हो रही है। मंडल आयोग ने भी बताया कि 52% पिछड़े हैं, लेकिन आरक्षण की सिफारिश 27% की थी। ये नहीं था, उनको मालूम था, ये नहीं क्या कि जितने हैं उतने ही दिया जाए। नेहरू, जैसा उन्होंने कहा कि नेहरू मंत्रिमंडल ने ये माना कि अंग्रेज देश को तोड़ने की दृष्टि से, भेद पैदा करके शासन करने की दृष्टि से जाति जनगणना कराते थे। अब जाति जो है, देखिए भारत की मूल ताकत जाति रही है। ये देश अगर दुनिया में सिर उठा के था, हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार थी और अर्थ था, तो उसमें मूल ताकत जाति थी। जाति भेद गलत पैदा हुआ और ये 200, 250, 300 साल का है, तो उस विकृति को हम मान लेंगे अस्थायी व्यवस्था और पूरे को नहीं मानेंगे। इसलिए अंग्रेज जाति तोड़ना चाहते थे। गांधी जी कभी जाति तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, विवेकानंद कभी जाति तोड़ने के पक्ष में नहीं। ये सब लोग जो जाति भेदभाव है, अस्पृश्यता है, ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि लंबे साधना और शोध से भारत में काम के आधार पर जाति बटी थी। चूहों ने, आप सोचिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, चूहों ने दुनिया की अनेक सभ्यताओं का पतन कर दिया काट के। भारत में ऐसा था कि चूहों का विशेषज्ञ जाति पैदा किया गया। तो लोग जानता ही नहीं है भारत को, उस पर आएंगे तो जिसको ज्ञान नहीं है कि इस देश में जो है, अगर यदुवंशी राजा थे तो पिछड़े कैसे हुए, अगर जाट राजा थे तो पिछड़े कैसे हुए, गुर्जर राजा थे, प्रतिहार राजा थे तो पिछड़े कैसे हुए। कैसे बात करते हैं देश को, तो अज्ञानी लोगों ने पहुंचा दिया। अब उसमें एक, इसलिए देश को भी जानना जरूर है कि भारत की मूल ताकत जाति में रही है। जाति भेद ने कालांतर में 200, 250 साल में उसका नाश किया है। उसकी एक प्रकृति रही, एक जाति के चरित्र और संस्कार में वो चीजें डेवलप हुई थी और समय समय पर समाज उसमें परिवर्तन करता था। इसीलिए कह रहा हूं कि एक बड़ा प्रश्न है इस देश के सामने इस समय, और उस प्रश्न का समाधान सामान्य राजनीति से नहीं हो सकता है। तो अगर नरेंद्र मोदी, मैं पहले कह रहा हूं कि ये पिछले साल अगस्त में 2 सितंबर को, चूंकि मैं जब कोट करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाता है फैक्ट, 2 सितंबर को पलक्कम में जब आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, तो जो वहां के प्रचार प्रमुख थे उनसे जब पूछा गया था, सुनील लंबेकर से, उनका बयान है कि जाति जनगणना में कोई समस्या नहीं है। अगर सरकार को आंकड़े चाहिए वंचितों और बाकी कल्याण के लिए, लेकिन उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और सामाजिक एकता का प्रश्न है। तो वो तय था करना है हमको, वो समय की बात थी, उसमें मैं जाता ही नहीं हूं। लेकिन बहुत कठिन है। आप अगर 494, सुनिए, उस समय पिछड़ी जाति 494 जो है, आपने 1931 के जनगणना में थी। 4147 जातियां कह रही 31 की जनगणना में। अब आप देखें तो एक एक राज्य में जो है 10-10 हजार, 12,000 जातियां आ रही है पिछड़ी की। इसलिए भारत में जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि इसको समझना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। कोई भी रिपोर्ट संपूर्ण, समग्र और स्वीकार्य हो ही नहीं सकता है, बहुत कठिन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका पूर्वोपाय करने की जरूरत है। आज नहीं करते तो देश में लोग आग लगा देते। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की जो जनगणना है वो एक व्यापक जनगणना है, अभी तक के 51 से अलावे है। इसमें आपके जीवन से संबंधित सारी जानकारियां उसमें आनी है। आपके पास लोन है क्या, गाड़ी कितनी है, वो कहां से लिया है, कितने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, नौकरी कौन करता है, किसी ने अप्लाई किया है, ये सारे डिटेल आंकड़े आने। उसमें एक जाति पक्ष है, जाति पक्ष रहेगा। लेकिन वो जाति पर ही तो सवाल हो रहा है सर, क्योंकि अब उसके बाद जो एक सिनेरियो बनेगा वो भी तो देखना होगा। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, देखिए 2011 का जिक्र हुआ, 2014 तक कांग्रेस पार्टी थी सत्ता में, तब जाति जनगणना के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? राहुल गांधी 2014 से राजनीति नहीं कर रहे हैं, उसके पहले से राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी एक शिफ्ट किया अपने एजेंडा को, अब वहां पर लेकर आ गई जहां पर जिस भेद को मिटाने की बात हो रही है उसकी जगह तो जाति की खाई को और गहरी करने की बात हो रही है। नहीं, मैं ये बोला कांग्रेस में जो कमी है ये जाति गणना के लिए, इसके लिए तो राहुल गांधी खुद बोला है, खुद वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पार्टी को, और खुद भी राहुल गांधी भी इनसाइड हिज पार्टी क्रिटिसाइज हो रहे हैं, बुरी तरह से पीट रहे हैं। हाँ, इसीलिए कोई इसके ऊपर कांग्रेस का बड़ी नेता स्टेटमेंट नहीं देते हैं, राहुल का खिलाफ हो जाएगा, ऐसा है। ये एक जाति जनगणना जो इशू है वो एक
लंबी इतिहास है इंडिया में और भारत में, और परिवर्तन भी है। इसके बीच में आरक्षण भी तो हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब तो आरक्षण भी हुआ है ना। मतलब ये मुद्दा पुरानी है, टाइम टू टाइम सूर बदल रहे हैं, तरीका बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, ये बात है। और अभी जो बोला है ये बहुत ही जटिल है, बहुत क्रूशियल इशू है, बहुत इतना इजी नहीं है जाति जनगणना, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और है बहुत जाति है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में तो इतना सारा ट्राइब्स हैं, हम लोग ही नहीं जानते हैं। सबका अलग अलग लैंग्वेज है, सबका अलग अलग ट्राइब है। कपड़ा का एक लाइन से हम लोग पता करते हैं, हाँ ये जाति है। ये बहुत कठिन है, ये जटिल तो है सब्जेक्ट, बट ये जो गवर्नमेंट ने सोच बूझ के शायद लिया हुआ, ये मुझे भी नहीं लगा है ये प्री प्लान से लिया हुआ है। ये कोवर अप में फिर बोलूंगी, ये पहलगाम वाला नहीं, मुझे लगता है इतना बड़ा फैसला कवर अप के लिए तो नहीं किया। हाँ नहीं, जैसे सर ने बोला है कि हाँ आरएसएस का एक मीटिंग में डिसाइड किया, कुछ डिस्कस हो सकता है कुछ, क्योंकि अपोजिशन का ये जो मांग था ये जायज़ मांग था, क्योंकि सामाजिक न्याय चाहिए, सबको विश्वगुरु बनना है, विश्वगुरु में सबको लेके जाना है। आरक्षण एक टाइम तो आरक्षण भी था, किसी ने तो अपोज नहीं किया था, बीजेपी ने भी अपोज नहीं किया था, ठीक ऐसे है ना। लेकिन अभी मजबूत करना है, विश्वगुरु बनना है, तो सबको न्याय देके, सबको न्याय देके एक साथ बढ़ के जाओ। पिछड़े में कितना लोग टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग बहुत आजकल यूट्यूब है, विजुअल में, सोशल मीडिया में वो सब निकल आए हैं, कितना टैलेंट पड़ा हुआ है। सो आरक्षण का मुद्दा आप नकार नहीं सकते हैं। जाति जनगणना ये सही है, मुझे लगता है। तब ये फिर बीजेपी का एजेंडा विश्वगुरु बनने का, उसमें बहुत ही सपोर्ट होगा, लेकिन ये जटिल सब्जेक्ट है। इतना जाति है, छोटा छोटा जाति है, एक स्टेट में टी गार्डनर्स अलग है और आसाम में अलग है, टी ट्राइब्स हैं, यहाँ पे एसटी है, यहाँ पे ट्राइब कुछ ने अभी तक स्टेटस नहीं मिला है आसाम में। ऐसा बहुत मुद्दा है, जटिल है। जटिल कार्य को शायद कुछ सोच के गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने तो आज तक कुछ गलत किया ही नहीं है। सो इसमें भी शायद गलत नहीं किया है, एक्सेप्ट किया है, सोच समझ के एक्सेप्ट किया है अपोजिशन का डिमांड। मुझे तो ये मानना है, सोच समझ के एक्सेप्ट किया और टाइम पे एक्सेप्ट किया। टाइमिंग पर आपका सवाल है राजकिशोर सर, देखिए टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, लेकिन अब उसको जोड़कर देखें, इतना बड़ा फैसला केवल जल्दबाजी में इसलिए नहीं लिया जा सकता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, जब तक ये जनगणना होगी, निकल के इसके आंकड़े आएंगे 2-4 साल 5 साल में, जब तक इसके असर हमको ज़मीन पर दिखना शुरू होंगे, दुनिया कुछ और विकास की इबारत लिख रही होगी, हम वही जाति की खाई को पाटने में या उसको और गहरा करने में लगे होंगे। ये वाला सिनेरियो बनेगा क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अभी एक बार तो मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में आपको कह दिया कि जाति जनगणना को मैं समर्थन नहीं करता। इसको लेकर, और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से सरकार के भी कुछ लोगों से मैंने बात की, जिनकी बातों को आप कह सकते हैं, तो उनका ऐसा कहना था कि देखिए कुल मिला के हमने पूरा फॉर्मेट चेंज किया है। जैसे पिछली बार क्या था कि जो 1931 का जो 4000 कुछ जातियों का जो है, उसके पैरामीटर्स बना के उसके तहत ही कुछ चीज़ें लेंगे, जिससे 46 लाख ना पहुँच जाए, वो आप जाने दीजिए। लेकिन अभी असली जो उनके हिसाब से होगा क्या, कि ये सूट क्या करता है, विपक्ष को सूट करता है कि जातियों में बांटो, भाजपा को क्या सूट करता है कि धर्म के आधार पर पोलराइज करो। और अभी जैसे ही मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के बीच में जब ये जाति जनगणना शुरू होगी, तो उसके बाद किस तरीके से इस पे प्रतिक्रिया होगी, और अभी जो बात विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा, ये अभी देखिएगा। क्योंकि अभी तक तो क्या है कि आप तो गुजर भी हैं, जाट भी हैं, आप पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, सब कुछ है, कायस्थ सब कुछ है। वैसे मैं अपना मानता हूं कि जो चारों वर्णों से अलग जो काया में स्थित है ना, वो सब कायस्थ हैं। तो हम सब लोग तो कोई वर्ण वाला काम नहीं कर रहे हैं, सब कायस्थ ही हैं। इसको इस तरीके से देख लेना चाहिए पूरी तरीके से। तो इसलिए मुझे लगता है कि जाति का जो आदमी काम कर रहा है, पेट भर रहा है, और इसके अलावा अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाकर धर्म कर्म के बीच में सामंजस्य बिठा रहा है, ये सारे काया में स्थित हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्थितियां पहुंच गई थी। अब ये जो विमर्श बढ़ेगा, मुझे लगता है कि बढ़ा है तो इसको बढ़ना ही चाहिए, बीच में नहीं रोकना। तो सरकार ने कोई बहुत सोच समझ कर किया, हाँ सोच समझ के किया है, रीमा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सोचना समझना इसलिए पड़ा क्योंकि होता क्या है कि जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जानबूझकर सरकार इस तरीके की चीजें नहीं कर रही। अभी अवधेश जी ने बहुत तार्किक बात की और बहुत अच्छी बात की। 52% ओबीसी थे,
अभी बिहार का जो जाति सर्वे, जिसको उन्होंने जाति सर्वे करना पड़ा, चूंकि गणना कर नहीं सकते, तो 63 कुछ फीसदी किया है, तो 63% आरक्षण दे दिया जाए। क्या 27% गया था ना, 50% से ऊपर इसको जाना है कि नहीं जाना, इसको लेकर भले बहस चले। फिर आप जो कह रहे थे ना प्राइवेट सेक्टर में जाएगा कि नहीं जाएगा, जो चिंता अभी जताई जा रही थी, तो ये आप कितनी भी चिंता कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आपको वहां पर जनता के टैक्स के पैसे से चाहे समोसा खाने के लिए तनख्वाह नहीं मिलेगी, वहां पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसमें जब कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उसको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। आदर्श अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं माइक लेकर, तो उनको यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ेगा, तभी जयदीप जी जो है सोचेंगे कि आगे क्या चीज हो सकती है। सीधी सी बात है, कुल मिला के संस्थान और दुनिया ऐसे ही चलती, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये लग रहा, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये जातिगत जो जनगणना है, इसके पीछे राजनीतिक विमर्श ज्यादा है, और इस राजनीतिक विमर्श के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अब आगे देखिए किस तरीके से चीजें जाती हैं, मतलब मुझे बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना, हाँ, पर यह है कि पीछे ये जाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कुल मिला के, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। जल्दी से बात। ये जो आपने बोला है अभी परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस करने के लिए एक मौका भी चाहिए, और ये आरक्षण जो जाति जनगणना से होगा, जो पिछड़े के आगे लाएगा, उसमें परफॉर्मेंस का मौका देंगे। अभी मैं एक छोटा सा ये दूँ, ये जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आ गया, बूम हुआ, उसमें मौका मिला छोटे छोटे गांव, कस्बा में रुकने वाला एकदम रिमोट एरिया में जो लोग हैं, उन लोग ने परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस करके करके इतना मतलब आलोकित हुआ है कि पूरा इंटरनेशनली उन लोग फेम मिला है। सो ये परफॉर्मेंस के लिए यही तो रीमा जी मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, वहां पर आरक्षण नहीं था। हाँ, ये जाति वहां पर समान प्लेटफॉर्म दिया गया था। बात ये हो रही है कि आप सबको समान अवसर दें, लेकिन नहीं, आप जो बात, हाँ तो प्लेटफॉर्म तो है ना। आप जब कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो पारसियों को इस देश से बाहर निकाल दीजिए, वो 0.1% से नीचे है, और किसी को यूरेशिया भेज दीजिए, किसी को जो है रशिया भेज दीजिए। ऐसे नहीं हो सकता ना। मैं एक बोलूं, ये मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, यहाँ पे जो ये एसटी का जो यूनिवर्सिटी में थोड़ा पोर्शन एक आरक्षण है, तो नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट आते हैं, वहीं पे हम लोग का लाइट ही नहीं होता पढ़ने के लिए, कंपटीशन में आगे आने के लिए। फिर भी यहाँ पे जब आ जाते हैं, यहाँ पे बूम कर जाते हैं, क्योंकि वो आरक्षण के रास्ते से तो आ गया, आके यहाँ पे परफॉर्म किया। यूनिवर्सिटी में आप रिजल्ट देखो। देखिए रीमा जी, यही बात है ना। रीमा जी एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक बात कह दूं, एससी और एसटी को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि जो वहाँ की उनकी परिस्थितियां जैसी थी, आप अस्पृश्यता थी, उनकी जनगणना होती है, लेकिन जब आप ये सोचे कि ओबीसी में जातियां कैसे बढ़ गई, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये कमजोर को ऊपर लाने की बात थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण क्या हो गया है, और उसके पैरोकार कौन है, उसके अलमबरदार कौन है? वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने के अलावा अपने यहाँ की जो छोटी और वाकई जो थोड़ी सी अशक्त जातियां थी, वहां सामाजिक न्याय किया। सामाजिक न्याय के नाम पे क्या वो लोग ये बात कर रहे हैं, और नारा क्या दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी, मतलब मेजोरिटारियन कहा जाता है कि बहुलतावादी समाज कहा जाता है भाजपा को, लेकिन ये मेजोरिटेरिज्म है कि हम ज्यादा होंगे तो हम अपने तरीके से चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक सेकंड आपको ओबीसी मानते हैं? मैं बीच में नहीं, ममता बनर्जी ने 71 पिछड़ी जातियों में शामिल किया, जिसमें से 65 मुसलमान थे। जब केंद्र ने पूछा कि भाई इतनी संख्या कैसे हो गई, तो उत्तर आया कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो भाई कहां किया है, तो इसके रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो भयानक स्थिति बनी है, लेकिन जनगणना का उद्देश्य अगर केवल आरक्षण है, तो इससे बड़ी ट्रेजेडी भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आरक्षण के सामाजिक न्याय में योगदान की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी है। उसके परे बहुत कुछ हुआ है, अगर उसके लिए जनगणना है तो ठीक है, अन्यथा तो ये भयावह परिस्थिति होगी। अनुराग सर, दिक्कत कहाँ है? अगर सामाजिक समरसता की बात हो रही है, जो बात की जा रही है कि भाई जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक समरसता नहीं होगी, तब तक हम उन वर्गों को जो पीछे रह गए उनको हम आगे नहीं ला पाएंगे। अभी तक नहीं ला पाए, 2014 तक नहीं ला पाए, लेकिन अब बता रहे हैं कि उनको लाने के लिए जनगणना जरूरी है। तो दिक्कत कहाँ है इसमें? नहीं, देखिए इसमें दिक्कत ये नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों, जो लोग ये बात कर रहे हैं,
वो क्या आप उनको देश के जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से ज़्यादा विजनरी मानते हैं? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव उनसे ज़्यादा समझदार हैं? तो मैं इस बात को यहीं ख़त्म कर देता हूं। अगर आप ये नहीं मानते हैं, समझदार तो मोदी जी है। नहीं मैडम प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आप ये मानते हैं तो ये मेरा बोलना व्यर्थ है, कुछ बेकार लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो इसमें मैं उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अगर आप जातिगत जनगणना देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं कि भाई ये हमारे छूटा हुआ वर्ग है, हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट करते, मतलब उस डेटा को हम अंग्रेज जैसे करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज करना चाहते थे तोड़ने के लिए, ठीक है। अगर हम उसको सिर्फ एक टेबल पे लाने के लिए कर रहे हैं कि भाई हमें यह पता होना चाहिए कि बिहार की ये जाति जो बहुत छोटा है, जो छोटा सा एक नंबर है, वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो आगे नहीं आ पा रहा है, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं, रोजगार के क्षेत्र में करना चाहते हैं, एक अलग चीज़ है। लेकिन हम अगर उसको ये बनाना चाहते हैं कि एक राज्य के अंदर ये जाति 10 लाख है या 20 लाख है या 50 लाख है या 1 करोड़ है, हम उसकी भी एक राजनीतिक दल बनाएंगे, उस राजनीतिक दल को हम महागठबंधन में शामिल करेंगे या हम एनडीए में शामिल करेंगे, हम उसके हर क्षेत्र में एक नया नेता डेवलप करेंगे और समाज को फर्दर बांटते जाएंगे। तो ये गलत है, ये गलत है। और शायद जो आज हमारे जो विजनरी नेता जिनको जो अपने आप को इस समय समझ रहे हैं और जो माला खुद ही पहन के बैठे हुए हैं, उनका उद्देश्य इतना ही है। अच्छा, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली, जो अभी शायद राजकिशोर जी ने बोली कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा दूसरी जातियों का शोषण उन्होंने ही किया है जब वो सत्ता में आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, और बसपा भी इसमें पीछे नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जब ये सत्ता में आते हैं तो ये सत्ता के उसमें हो जाते हैं। ये जो पुराना एक माना कि जो भाई जो सत्ता में आया है उसकी फिर जाति वाति नहीं है, वो तो राजा है, तो उसने राजा की तरह ही बिहेव किया। चाहे आप बातें कुछ भी करें कि आप सामाजिक न्याय की बातें करके आप आए, लेकिन आपने किया अन्याय, तो इससे हासिल क्या होगा? शायद मुझे तो आज की तारीख में बैठ के कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से हाँ, जल्दी से बोलो। ये जो आप सर आपने बोला ये तो बहुत सही है। दलित में भी मायावती था, ये सब लोग ने जाति जाति करके आया है, लेकिन जब सत्ता में आया सब चुप था, इवन कांग्रेस भी कोई नहीं। ये तो सही है। और जो दूसरा पार्टी बना के कुछ, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और तब तो जनता नकार देंगे, जनता ना ये कर देंगी, जनता ताकत है ना। तो ये जनता की ताकत तो है ही। लोकसभा में क्या जाति जाति करके भी तो, जाति काट करके भी तो कांग्रेस हार गया, हरियाणा ये सब में तो हार ही गया है। सो ये जनता का उस टाइम, जनता आजकल बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत इंटेलिजेंस है, ये सब हर मुद्दा देखते हैं। ठीक है। और बस वो तो कोई जाते पार्टी बनाने के एनडीए में शामिल करो, यूपीए में शामिल करो तो नकार ही देगा। ठीक है, वो तो एक अलग है। एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी जयदीप जी। सवाल सबसे बड़ा अहम यही है, अगर विपक्ष ये उठा रहा था मुद्दा तो जाहिर सी बात है उसमें भी राजनीति थी, अगर केंद्र ने ये फैसला ले लिया है तो राजनीति को उससे भी नकार नहीं सकते। तो तस्वीर क्या बनने वाली है राजनीति की भविष्य की? जाति के आधार पर अभी तक जो लड़ाई हम देखते रहे उसके हिसाब से देखें। बहुत सारी बातें आ गई, तर्क वितर्क भी आ गए, दिनकर भी आ गए, और अगर राजनेताओं ने बैठ के फैसला लिया है तो वो है तो राजनीति। ये कोई सामाजिक न्याय के विद्वान प्रणेता ने या किसी एनजीओ ने बैठ के लिया हुआ फैसला नहीं है। ये फैसला राजनेताओं ने लिया है जो इस वक्त शासन करने का अधिकार रखते हैं, और एक विपक्ष है जिसके पास शासन का अधिकार नहीं लेकिन विपक्ष में बैठने का अधिकार है। तो राजनीति तो इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तथ्यों की बात करें तो मूल मुद्दा यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना कभी रुकी नहीं। 51 के बाद भी वो चली। 22% के आसपास का आरक्षण उनके पास था, अतिरिक्त 27% तब जुड़ा। ये मंडल वाला जो मामला आया, मंडल के पास जो डेटा था वो भी वो 31 वाला था। उसमें भी दिलचस्प बात है कि 1901 में जब हुई थी तो उसमें 1646 जातियां थी, और 1931 में हुई तो वो 4647 हो गई। तो जातियां पैदा होती हैं क्या? व्यक्ति पैदा हो रहा है, जाति कहां से पैदा हो रही है? और 2011 वाला जो डेटा सामने नहीं है उसमें बताते हैं 46 लाख। भाई 46 लाख जातियां पैदा होने लग गई।
व्यक्ति पैदा हो रहा है उसको जाति से मैप कर रहे हो आप। धर्म बदल रहा है, जाति कैसे बदल लेगा? धर्म बदल के जाति भी बदल ले रहा है वो, और नई नई जातियां पैदा भी हो रही हैं। सारा खेल ये ओबीसी में जो आरक्षण है, ओबीसी का जो लाभ है, उससे जो क्रीमी लेयर पैदा हो रही है, ओबीसी के नाम से जो वोट बैंक है, उसका मामला है। और ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, राजकिशोर जी ने भी वो मुद्दा उठाया, सभी ने उसको छुआ कि ये जिसकी जितनी संख्या भारी वाला मामला है ना, तो संख्या बल का ये मामला होना ही नहीं चाहिए। प्रतिभा के दम पर बहुत अच्छा उदाहरण है सोशल मीडिया का। आपकी इंस्टाग्राम की रील और फेसबुक की रील इसलिए वायरल होती है कि आप किस जाति के हैं, या इसलिए कि क्या कंटेंट है उसमें। आज एक 14 साल का वैभव सूर्यवंशी अगर शतक बना देता तो उसकी वाहवाही किस लिए होती? उसकी जात की वजह से कि उसके बल्ले की धार की वजह से। आईपीएल आया, मैदान खुला हुआ, युवा आ रहे हैं 14-14 साल की उम्र में शतक बना रहे, फिर आप जाते हैं कि इसका पिता कौन था, खेत बेचकर उसको पढ़ाया, सुबह 3 बजे माँ टिफिन बनाती थी, उसका घर परिवार का सब जानकारी कब सामने आई? जब उसकी प्रतिभा की चमक का लोहा दुनिया ने माना। अब दुनिया वैसी रही नहीं है। अब आप फॉर्म में लिख के पूछोगे कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा। आप जब पिगासस डाल के साला सबका फोन सुन ले रहे हो तो फिर आपको नहीं पता लग रहा है, आप फॉर्म में डाल के पता लगाओगे इंटरनेट। ये सब है शुद्ध रूप से राजनीति और कुछ नहीं है। मैं फिर से अपने उसी मुद्दे पर आऊंगा कि इस जो डेटा इससे आएगा, अब बात ये होती कि नहीं हम अच्छे के लिए उपयोग करेंगे, तो जो परमाणु वाली तकनीक थी वो तो बिजली बनाने के लिए आई थी, परमाणु बम बनाने के लिए तो आई नहीं थी। एआई जो आया है वो आपकी क्षमता को सुधारने के लिए आया है, लेकिन मॉर्फिंग करके और दूसरी चीजों के लिए उसका जो दुरुपयोग हो रहा है कोई रोक पा रहा है? आज भी हम जब हमले की बात करते हैं तो वहां से परमाणु बम की संख्या ही गिनाई जा रही है कि हमारे पास इतने बम हैं, काय के लिए हैं, और कितने न्यूक्लियर रिएक्टर वहां लगे हुए हैं जिससे कि बिजली पैदा हो रही है दुनिया में। अगर डेटा आएगा तो उसका दुरुपयोग होगा, और अगर संख्या के आधार पर ही हिस्सेदारी तय होनी है तो फिर हम एक और बदतर और एक बहुत खराब समाज की रचना की ओर बढ़ रहे हैं, अगर यही उद्देश्य है। तो ये बड़ी बात आपने कही। ये बड़ी बात आपने कही। देखिए, जो उद्देश्य है, अगर वो उद्देश्य उससे वाकई उस रास्ते पर बढ़ने का है जो कहा जा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर संख्या के आधार पर इसके जरिए आपको हिस्सेदारी और भागीदारी तय करनी है, और ये बताकर जनता को उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने अपने हिस्से में, सभी राजनीतिक दल इस तरह की राजनीति करते रहे, वो करना है, तो वो परिस्थिति खतरनाक होगी। हालांकि देखिए, अभी सिर्फ फैसला हुआ है, इसमें किस तरह का प्रारूप होगा, क्या क्या सवाल हो सकते हैं और क्या भविष्य की तस्वीर बन सकती है, उस पर ही हम बात कर रहे थे। और सभी खास मेहमानों की आपने राय सुनी है, और आपके मन में क्या सवाल है, आपको क्या लगता है जाति जनगणना को लेकर, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। अपने सवाल भी छोड़कर जाइएगा, और हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।